क्या हो अगर ये कहा जाए कि अमरता का राज किसी जादुई काढ़े में नहीं है, बल्कि पहले से ही मानव शरीर के भीतर मौजूद है? ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? है। लेकिन ये सच है। मानव कोशिका यानी ह्यूमन सेल। हाँ, और अक्सर इसे हम बस शरीर की एक निर्जीव ईंट या बिल्डिंग ब्लॉक मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारे सामने जो ये मास्टर क्लास की स्लाइड डेक है, इसमें जो डेटा और रिसर्च है, उससे ये साफ हो जाएगा कि ये कोई ईंट नहीं है। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा धड़कता हुआ शहर है। एक ऐसा शहर जो खुद फैसले लेता है, संवाद करता है और जिसके अंदर हमारे विकास, बुढ़ापे और जीवन के सारे रहस्य छिपे हैं। हाँ, लेकिन एक कोशिका लगातार अपने आसपास के माहौल को भांप रही है, रसायनों का प्रोडक्शन कर रही है, और सबसे बड़ी बात वो ये तय कर रही है कि उसे कब विभाजित होना है और कब खुद को नष्ट कर लेना है। और यही हमारी पहली स्लाइड का टॉपिक भी है, गुणन बनाम मृत्यु, यानी मल्टीप्लिकेशन वर्सेस डेथ। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। कैसे? मतलब आमतौर पर माना जाता है कि ग्रोथ या कोशिकाओं का लगातार बढ़ना ही जीवन है, शरीर की वृद्धि ही स्वस्थ होने की निशानी है। तो फिर इस पूरे समीकरण में मृत्यु का क्या काम? मौत तो किसी बीमारी या एक्सीडेंट का रिजल्ट होनी चाहिए ना? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। बायोलॉजी में मौत, खास तौर पर सेलुलर लेवल पर, कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी और ज़रूरी रणनीति है। अच्छा। हाँ, इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहा जाता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में डेवलप हो रहा होता है, तो शुरुआत में उसके हाथ की उंगलियां आपस में स्किन के जाले से जुड़ी होती हैं। बिल्कुल किसी बत्तख के पैरों की तरह। बिल्कुल। अगर सिर्फ ग्रोथ ही सब कुछ होती, तो इंसान हमेशा जालीदार हाथों के साथ ही पैदा होता। ये एपोप्टोसिस ही है जो उंगलियों के बीच की उन एक्स्ट्रा सेल्स को खुद को नष्ट करने का निर्देश देता है। अरे वाह! ताकि अलग-अलग और स्पष्ट उंगलियां बन सकें। तो इसका मतलब है कि सेल खुद तय करती है कि अब उसके जाने का समय आ गया है। हाँ, बिल्कुल। ये तो किसी बड़े शहर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल जैसा लग रहा है। मतलब सोचिए, शहर के बीचों बीच कोई बिल्डिंग है जिसकी नींव कमजोर हो गई है या जिसमें कोई जहरीला रसायन लीक हो रहा है। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो किसी दिन अचानक गिरेगी और आसपास के बिल्डिंग्स को भी तबाह कर देगी। इसलिए शहर का प्रशासन उसे कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए खुद ही गिरा देता है, ताकि बाकी का शहर महफूज रहे। ये एनालॉजी इस प्रोसेस के पीछे के साइंस को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। जब किसी सेल का डीएनए खराब हो जाता है या वो किसी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है, तो वो यही सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा देती है। बिना किसी तबाही के। बिल्कुल शांति से वो सिकुड़ती है, उसके अंदर का सामान छोटे छोटे पैकेट्स में पैक होता है और आसपास की जो सफाई करने वाली सेल्स होती हैं वो उसे आके खा जाती है। कोई सूजन नहीं होती। बचपन में सेल्स के बनने की रफ्तार उनके मरने से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए शरीर बढ़ता है। और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तब? एडल्ट्स में ये तराजू एकदम बराबर होता है। मतलब जितनी कोशिकाएं मरती हैं उतनी ही नहीं बन जाती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन काम करना बंद कर दे तब क्या होता है? मतलब अगर वो खराब इमारत गिरने से मना कर दे और उल्टे अपनी जैसी और जर्जर इमारतें खड़ी करना शुरू कर दे, तो वो पूरे शहर पर कब्जा कर लेगी। तो क्या यही कैंसर है? हाँ, यही कैंसर है। कैंसर कोशिकाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो मरना भूल गया है। उनका एपोप्टोसिस सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। वो बस अंधाधुंध डिवाइड होती रहती हैं। बाप रे! इसीलिए एपोप्टोसिस शरीर की सबसे बड़ी सफाई प्रणाली और कैंसर रोधी तंत्र है। और दूसरी तरफ जब उम्र बढ़ती है तो नई कोशिकाएं बनने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, लेकिन कोशिकाएं मरती उसी रफ्तार से हैं। ओहो, मतलब इसी बिगड़े हुए बैलेंस को हम बुढ़ापा कहते हैं। बिल्कुल, जहां स्किन झुर्रीदार होने लगती है और अंग कमजोर होने लगते हैं। ये तो बहुत ही नाजुक व्यवस्था है। अब अगर हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ें और इस शहर की वास्तुकला या आर्किटेक्चर को देखें, इसमें बैक्टीरिया की सेल और मानव सेल की तुलना की गई है। दोनों में बुनियादी फर्क क्या है? क्योंकि अक्सर सुना है कि इंसान भी बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। तो अगर हम विकास के नजरिए से देखें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो बहुत ही प्राचीन और सिंपल होते हैं। आप एक प्रोकैरियोटिक सेल को एक ऐसे बड़े टेंट या हॉल की तरह देख सकते हैं जिसमें कोई दीवारें नहीं हैं। मतलब कोई अलग कमरे नहीं है। हाँ, उसका डीएनए, उसके प्रोटीन बनाने वाले हिस्से, सब कुछ उसी एक खुले हॉल में तैर रहा है। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स काम एक साथ नहीं कर सकता।
तो हमारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मानव कोशिकाएं यूकैरियोट्स होती हैं। ये एक बहुत ही मॉडर्न, वेल ऑर्गेनाइज्ड इमारत की तरह है। इसमें अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग कमरे या अंग होते हैं, जिन्हें ऑर्गेनल्स कहा जाता है। हाँ, ऑर्गेनल्स। हर कमरे की अपनी एक झिल्ली या दीवार होती है। और सबसे अहम बात, हमारा डीएनए एक बेहद सुरक्षित तिजोरी के अंदर बंद होता है, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। तो अगर हम इस सेल को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्री मान लें, तो इस फैक्ट्री की सबसे बाहरी दीवार भी तो कुछ खास होनी चाहिए। मतलब जो ये तय करे कि अंदर कौन आ सकता है और कौन नहीं। उस बाहरी दीवार को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये कोई ईंट की दीवार नहीं है। अच्छा। ये डबल लेयर्ड लिपिड यानी फैट की 2 परतों से बनी एक बेहद लचीली चादर है। इसे स्लाइड में सिलेक्टिव गेट कीपर कहा गया है। ये तय करती है कि पानी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अंदर आए, लेकिन जहरीले पदार्थ बाहर ही रहें। समझ गया। और इसी दीवार के अंदर पूरी फैक्ट्री काम करती है। और किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऊर्जा। यहीं पे शायद माइटोकॉन्ड्रिया की एंट्री होती है ना? बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया को अक्सर सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ये जो ऊर्जा बनाता है उसे एटीपी कहते हैं, जो शरीर की बायोलॉजिकल करेंसी है। हाँ, एटीपी। लेकिन इस स्लाइड में माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर एक ऐसा डेटा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। कौन सा डेटा? इसमें लिखा है कि सेल के कुल डीएनए का 0.1% हिस्सा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। और सबसे अजीब बात, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हर इंसान को हमेशा अपनी मां से ही मिलता है, पिता से कभी नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये सच में बायोलॉजी के सबसे जादुई पहलुओं में से एक है। न्यूक्लियस के अंदर जो 99.9% डीएनए है, वो हमें माता और पिता दोनों से आधा-आधा मिलता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग इतिहास है। तो ये सिर्फ मां से क्यों आता है? क्योंकि जब रिप्रोडक्शन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो स्पर्म होता है उसका केवल सिर एग के अंदर प्रवेश करता है। उसी में पिता का न्यूक्लियर डीएनए होता है। अच्छा, और स्पर्म की पूंछ? स्पर्म की जो पूंछ होती है, उसी में पिता के सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो उसे एग तक तैरकर जाने की एनर्जी देते हैं। जैसे ही स्पर्म एग में प्रवेश करता है, वो पूंछ बाहर ही टूटकर गिर जाती है। अरे वाह! नतीजा ये होता है कि भ्रूण के पास ऊर्जा बनाने के लिए जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वे 100% मां के एग से आए होते हैं। ये तो सच में किसी जेनेटिक टाइम मशीन की तरह है। मतलब अगर कोई अपने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ट्रैक करे तो वो बिना किसी मिलावट के सीधे अपनी माँ, उनकी माँ और ऐसे करते हुए हजारों साल पहले की किसी सुपर दादी तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, ये एक अनब्रोकन चेन है। खैर, ऊर्जा तो मिल गई। अब अगर हम इस फैक्ट्री के प्रोडक्शन लाइन की बात करें, जहां असल में चीजें बन रही हैं, तो यहाँ स्लाइड में राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जिक्र है। हाँ, जिसे ईआर भी कहते हैं। राइबोसोम इस फैक्ट्री की मशीनें हैं जो प्रोटीन बनाती हैं। और सेल के अंदर 2 तरह के ईआर होते हैं। एक होता है रफ ईआर, जिसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं। ये उन प्रोटीन्स को तैयार करता है जिन्हें सेल के बाहर भेजा जाना है। और दूसरा होता है स्मूथ ईआर, जिसका काम फैट या लिपिड बनाना है। और कई बार ये केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और जब प्रोटीन बन जाते हैं तो उन्हें गोल्जी बॉडी के पास भेज दिया जाता है। तो अगर हम अपनी पुरानी एनोलॉजी को आगे बढ़ाएं, तो गोल्जी बॉडी असल में इस सेलुलर फैक्ट्री का अमेज़न सॉर्टिंग सेंटर है। हाँ, बिल्कुल सटीक। प्रोटीन बनने के बाद वहां जाता है, गोल्जी बॉडी उस पर केमिकल टैग लगाता है, जो एक तरह का एड्रेस लेबल होता है, और फिर उसे छोटे पैकेट्स में पैक करके बाहर भेज देता है, जिसे शायद एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सही। लेकिन जहां इतना कुछ बन रहा है, वहां कचरा भी तो पैदा होगा। तो इस कचरे का क्या होता है? इस कचरे से निपटने के लिए सेल के पास लाइसोसोम्स होते हैं। इन्हें आप रिसाइकलिंग प्लांट या अपशिष्ट निपटान केंद्र कह सकते हैं। इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं। मतलब ये चीजों को गला देते हैं? हाँ, जब कोई प्रोटीन पुराना हो जाता है या कोई बैक्टीरिया सेल में घुसपैठ करता है, तो लाइसोसोम उसे निगलकर उन एंजाइम्स की मदद से पूरी तरह गला देते हैं। हमारी वाइट ब्लड सेल्स इसी हथियार का इस्तेमाल करके बीमारियों से लड़ती हैं। लेकिन इसके साथ कोई बड़ा खतरा भी तो जुड़ा होगा। मतलब ये सुसाइड बैग वाली जो बात स्लाइड में लिखी है। हाँ, ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर सेल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए या लाइसोसोम की झिल्ली किसी वजह से फट जाए,
तो वो खतरनाक एंजाइम सीधे सेल के अंदर फैल जाते हैं ओहो। और वो अपनी ही फैक्ट्री को पचाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही पलों में पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। ये भी एपोप्टोसिस का ही एक बेहद अग्रेसिव रूप है। मतलब सुरक्षा भी है लेकिन एक तलवार की धार पर। अब इस अगली स्लाइड पर आते हैं। ये रसायनों के संतुलन के बारे में है। यहाँ सेल के अंदर और बाहर के फ्लूइड यानी आईसीएफ और ईसीएफ का डेटा है। ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। हाँ, और यहाँ लिखा है कि सोडियम हमेशा सेल के बाहर भारी मात्रा में होता है, जबकि पोटेशियम हमेशा अंदर ज्यादा होता है, और कैल्शियम और क्लोराइड भी बाहर ज्यादा होते हैं। मुझे ये समझना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सेल लगातार इतनी मेहनत क्यों करती है। मतलब वो एनर्जी खर्च करके सोडियम को धकेल कर बाहर रखती है और पोटेशियम को अंदर खींचती है। क्या ये किसी स्प्रिंग को जोर से दबाकर रखने जैसा है ताकि जरूरत पड़ने पर अचानक से ऊर्जा मिल सके? ये दबी हुई स्प्रिंग की एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। देखिए, प्रकृति आमतौर पर चाहती है कि हर जगह रसायनों का संतुलन बराबर हो। हाँ, डिफ्यूजन। बिल्कुल। तो अगर बाहर सोडियम ज्यादा है तो वो नेचुरली अंदर आना चाहेगा, लेकिन सेल अपनी बाहरी झिल्ली को एक कड़े पहरेदार की तरह इस्तेमाल करती है और सोडियम को अंदर नहीं आने देती। अच्छा, तो वो एक टेंशन क्रिएट कर रही है। हाँ, इस अवस्था को बायोलॉजी में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। ये जानबूझकर पैदा किया गया एक तनाव है। अब सोचिए, जब हमारे दिमाग को शरीर के किसी हिस्से को संदेश भेजना होता है, जैसे हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने का आदेश, तो वो नर्व सेल को एक सिग्नल भेजता है। और तब क्या होता है? अचानक झिल्ली के दरवाजे खुलते हैं और वो दबा हुआ स्प्रिंग छूट जाता है। सोडियम तेजी से अंदर भागता है और पोटेशियम बाहर। रसायनों की इस अचानक होने वाली हलचल से एक बिजली का करंट पैदा होता है, जिसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अरे वाह! तो असल में हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इसी तनाव और इस स्प्रिंग के अचानक खुलने पर टिका है। बिल्कुल। अगर कोशिकाएं ये असंतुलन छोड़ दें और आराम से बैठ जाएं, तो हमारे शरीर में कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। ये तो माइंड ब्लोइंग है। चलिए अब इस पूरी व्यवस्था के मास्टर कंप्यूटर की ओर चलते हैं, जो इस पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लियस यानी हमारा कंट्रोल रूम। हाँ, यहीं हमारा 99.9% आनुवांशिक डेटा यानी डीएनए सुरक्षित रहता है। स्लाइड के मुताबिक इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। इंसानों में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े, जिनमें 44 ऑटोसोम हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं। ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है? इसे आप ऐसे इमेजिन कीजिए, न्यूक्लियस एक बहुत बड़ी, बेहद सुरक्षित लाइब्रेरी है। क्रोमोसोम उस लाइब्रेरी की बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, और उन अलमारियों में जो किताबें रखी हैं वो हमारा डीएनए है। और उन किताबों में क्या लिखा है? उन किताबों में वो सारा कोड लिखा है जो ये तय करता है कि एक इंसान कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, और यहाँ तक कि उसे कौन सी बीमारियां होने का खतरा है। और ये कोड दिखता कैसा है? डीएनए का स्ट्रक्चर एक घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। इस सीढ़ी के जो डंडे होते हैं वे 4 रसायनों से बने होते हैं: एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ए, टी, जी और सी। हाँ, और इनका आपस में जुड़ने का एक कड़ा नियम है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये बॉन्ड जिसे मजबूत रखते हैं? बिल्कुल। ये जो बॉन्ड की संख्या है, ये असल में डीएनए को एक जिपर की तरह मजबूती से बंद रखती है। ये कोड तो समझ में आता है, लेकिन स्लाइड में एक ऐसी चीज भी है जो हमारी उम्र और बुढ़ापे से जुड़ी है: टेलोमियर। ये बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। रिसर्च में लिखा है कि डीएनए के सिरों पर एक खास सीक्वेंस होता है, TTAGGG, और हर बार जब सेल डिवाइड होती है तो ये सिरे छोटे होते जाते हैं। क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूँ जैसे जूतों के फीतों के सिरों पर लगे वो छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं जो फीतों को उधड़ने से बचाते हैं? हाँ, टेलोमेयर का काम डीएनए को उधड़ने या खराब होने से बचाना ही है। जब एक सेल डिवाइड होकर 2 बनती है तो उसे अपना पूरा डीएनए कॉपी करना होता है, लेकिन सेल की वो फोटोकॉपी मशीन डीएनए के बिल्कुल आखिरी सिरे तक नहीं पहुंच पाती। तो हर बार थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है? बिल्कुल। इसका रिजल्ट ये होता है कि हर डिवीजन के साथ डीएनए का थोड़ा सा हिस्सा, यानी टेलोमेयर का एक छोटा टुकड़ा, कट जाता है। तो जब वो पूरा घिस जाएगा तब क्या होगा? जब कई बार डिवीजन होने के बाद टेलोमेयर पूरी तरह घिसकर खत्म हो जाता है, तो सेल का विभाजन रुक जाता है। वो अपना काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे मर जाती है।
इसी प्रोसेस को हम फिजिकल लेवल पर बुढ़ापा कहते हैं। एक मिनट, लेकिन रुकिए, अगर हर डिवीजन के साथ टेलोमेयर छोटा हो रहा है और बुढ़ापा आ रहा है, तो फिर वो हेनरिएटा लैक्स की कैंसर कोशिकाएं 70 साल से कैसे जिंदा हैं? क्या कैंसर कोशिकाओं को इस सिस्टम को हैक करने का तरीका मिल गया है? यही विज्ञान का सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक सच है। क्या करते हैं वो? कैंसर कोशिकाओं ने टेलोमेरेज नाम के एक एंजाइम को एक्टिवेट कर लिया है। ये एंजाइम हर बार सेल के डिवाइड होने के बाद टेलोमेयर के उस कटे हुए हिस्से को वापस जोड़ देता है। अरे बाप रे, मतलब फीते का प्लास्टिक कभी घिसता ही नहीं? कभी नहीं। और इसी वजह से कैंसर कोशिकाएं तकनीकी रूप से अमर हो जाती हैं। वे बिना थके बिना रुके बढ़ती रहती हैं। समस्या बस ये है कि ये अमरता शरीर के कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और जानलेवा बन जाती हैं। भी बिना कैंसर का शिकार हुए अपनी उम्र बढ़ा सकता है। बिल्कुल, साइंटिस्ट इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियस की उस लाइब्रेरी पर वापस आते हैं। अगर असली डीएनए यानी वो मेन किताब को सुरक्षित रखने के लिए लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की मनाही है, तो फिर उस कोड से शरीर के बाहर प्रोटीन कैसे बनते हैं? यहाँ स्लाइड में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी भारी भरकम प्रक्रियाओं का जिक्र है। यही सेल के सिस्टम की असल खूबसूरती दिखाई देती है। क्योंकि असली डीएनए बहुत कीमती है, उसे न्यूक्लियस की दोहरी झिल्ली से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो फिर उसकी कॉपी बनती होगी? हाँ, सबसे पहला कदम होता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए के छोटे हिस्से की एक टेम्पररी फोटोकॉपी बनाई जाती है। इस फोटोकॉपी को एमआरएनए कहते हैं। और फिर ये बाहर आता है? जी, ये एमआरएनए इतना पतला होता है कि वो न्यूक्लियस के छिद्रों से बाहर साइटोप्लाज्म यानी सेल की फैक्ट्री के मेन फ्लोर पर आ जाता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फिर ट्रांसलेशन क्या है? इसके बाद शुरू होता है ट्रांसलेशन। यहाँ एमआरएनए राइबोसोम नाम की मशीन के पास जाता है। राइबोसोम इस फोटोकॉपी को पढ़ता है। वो इसे 3-3 अक्षरों के ग्रुप में पढ़ता है, जिसे कोडॉन कहते हैं। हर कोडॉन का मतलब एक खास अमीनो एसिड होता है। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना ऐसा है जैसे किसी बेहद सीक्रेट किचन का सिस्टम हो। मतलब मेन रेसिपी बुक तिजोरी में बंद है, वहां से एक शेफ पर्ची पर एक डिश की रेसिपी लिखकर किचन में भेजता है, जो हमारा एमआरएनए है। बिल्कुल। वहां एक मशीन यानी राइबोसोम उस पर्ची को पढ़ती है। लेकिन इस किचन में सामग्री कौन लाता है? सामग्री लाने का काम टीआरएनए का है। आप इन्हें किचन के छोटे वेटर मान सकते हैं। हर टीआरएनए एक खास अमीनो एसिड लेकर खड़ा रहता है। जैसे ही राइबोसोम एमआरएनए पर कोड पढ़ता है, वो टीआरएनए वो अमीनो एसिड लाकर जोड़ देता है। ओहो। और ऐसे एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बन जाती है। जी। यही चेन आगे चलकर मुड़ती है और एक पूरा प्रोटीन बन जाती है, चाहे वो आपके बालों का केराटिन हो या पाचन का कोई एंजाइम। यह कोऑर्डिनेशन तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है। अब जब हमारे पास कोड भी है और प्रोटीन बनाने की मशीनरी भी, तो ये अगली स्लाइड बताती है कि ये शहर अपना विस्तार कैसे करता है। मतलब 1 से 2 सेल कैसे बनती हैं। हाँ, सेल डिवीजन। इस रिसर्च में सेल डिवीजन के 2 बिल्कुल अलग तरीकों पर जोर दिया गया है, माइटोसिस और मेयोसिस। इन दोनों में इतना फर्क क्यों है? क्योंकि इन दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। पहले बात करते हैं माइटोसिस की। ये शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए होता है। मान लीजिए आपकी उंगली कट गई है, वहां की स्किन को वापस भरने के लिए आपको किसी क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है। आपको 100% रिलायबिलिटी चाहिए। आप चाहेंगे कि जो नई कोशिकाएं बने वो पुरानी स्किन कोशिकाओं की एकदम कार्बन कॉपी हो। तो माइटोसिस यही करता है? हाँ, ये एक मूल सेल से 2 बिल्कुल एक जैसी कोशिकाएं बनाता है, जिनमें पूरे 46 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। इसके जो फेज हैं, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनमें ये जो मेटाफेज का विजुअल है स्लाइड में, वो बहुत दिलचस्प है। इसमें सारे क्रोमोसोम बिल्कुल बीचों बीच एक सीधी लाइन में खड़े हो जाते हैं, जैसे स्कूल की असेंबली में बच्चे खड़े होते हैं। बिल्कुल, और इसे याद रखने की एक ट्रिक भी है। एम से मेटाफेज और एम से मिडिल। अरे वाह, एम से मिडिल। हाँ। क्रोमोसोम बीच में इसलिए लाइन बनाते हैं ताकि जब सेल बीच से टूटे तो दोनों तरफ क्रोमोसोम का बंटवारा बिल्कुल आधा आधा और सटीक हो। कोई भी गलती कैंसर या किसी अन्य बीमारी का कारण बन सकती है। ये तो हुई कार्बन कॉपी की बात, लेकिन जब बात अगली जनरेशन बनाने की होती है, यानी रिप्रोडक्शन के लिए एग और स्पर्म बनाने की, तब मियोसिस काम आता है ना? सही कहा। जब बात अगली पीढ़ी की हो, तब प्रकृति कॉपी पेस्ट के इस नियम को पूरी तरह से तोड़ देती है। वहां मियोसिस एक लॉटरी सिस्टम की तरह काम करता है। लॉटरी सिस्टम? हाँ,
इसमें 2 की बजाय 4 कोशिकाएं बनती हैं और सबसे बड़ी बात, इन चारों में क्रोमोसोम की संख्या आधी यानी सिर्फ 23 रह जाती है। लेकिन ये सेल्स यूनिक कैसे हो जाती हैं? क्योंकि मियोसिस के दौरान एक बहुत ही खास घटना होती है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं तो वे एक दूसरे के साथ अपने डीएनए के कुछ हिस्से अदल-बदल लेते हैं। अच्छा, ताश के पत्तों को फेंटने जैसा? बिल्कुल। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हर स्पर्म या एग के पास जो डीएनए होता है वो बिल्कुल अनोखा होता है। यही कारण है कि एक ही माता-पिता के 2 बच्चे कभी बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। जब तक कि वे आइडेंटिकल ट्विन्स ना हो। हाँ, और ये डाइवर्सिटी ही इंसानी प्रजाति को बीमारियों और बदलते पर्यावरण से बचाती है। ये तो नेचर की सबसे शानदार इंजीनियरिंग है। अब इस डीप डाइव के आखिरी सेक्शन में आते हैं। जब वो पहली अनोखी सेल बन जाती है तो वो आगे चलकर शरीर के अलग-अलग प्रोफेशन कैसे चुनती है? हमारे शरीर में अलग-अलग काम करने वाले बहुत से स्पेशलिस्ट हैं। जैसे ब्लड सेल्स का एग्जाम्पल ही लें, रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। लेकिन इस स्लाइड में लिखा है कि इनका डिजाइन किसी आम सेल से बिल्कुल अलग होता है। आरबीसी बायोलॉजी में सैक्रिफाइस की सबसे बड़ी मिसालें। उनका मेन काम लंग्स से ऑक्सीजन उठाना और शरीर के हर कोने तक पहुंचाना है। इस ऑक्सीजन को बांधने के लिए उन्हें हीमोग्लोबिन नाम के प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियस यानी जो कंट्रोल रूम है वो सेल के अंदर बहुत सारी जगह घेरता है। इसलिए जब एक आरबीसी पूरी तरह डेवलप होती है तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जाने के लिए अपने ही न्यूक्लियस को बाहर निकालकर फेंक देती है। ये तो बिल्कुल किसी डिलीवरी ट्रक वाले जैसा काम हुआ। मतलब वो सोचता है कि मुझे ट्रक में ज्यादा पार्सल भरने हैं तो वो ड्राइवर की सीट, स्टीयरिंग व्हील और पूरा केबिन ही उखाड़ कर फेंक देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बिना कंट्रोल रूम के तो ये सेल ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। सही पकड़े। चूंकि आरबीसी के पास कोई डीएनए या न्यूक्लियस नहीं होता, वे खुद की मरम्मत नहीं कर सकती। वे नसों और पतली कैपिलरीज में लगातार मुड़ते और पिचकते हुए चलती हैं। लगभग 120 दिनों तक काम करने के बाद वे पूरी तरह घिस जाती हैं। और फिर तब शरीर उन्हें प्लीहा यानी स्प्लीन में ले जाकर नष्ट कर देता है और नई आरबीसी उनकी जगह ले लेती हैं। और ब्लड का दूसरा हिस्सा व्हाइट ब्लड सेल्स है जो हमारी आर्मी है। यहाँ स्लाइड में न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स का जिक्र है। हाँ, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को सीधा निगल जाते हैं और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनाते हैं। और एक और सेल है जो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से शरीर की रक्षा करती है, मैक्रोफेज। इन्हें स्लाइड में शरीर का पैकमैन कहा गया है। ये नाम सुनकर तो 80 के दशक का वो वीडियो गेम याद आ जाता है। ये नाम बिल्कुल सटीक है। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। मैक्रोफेज साइज में बहुत बड़ी होती हैं। जब वे किसी बाहरी कीटाणु को देखती हैं तो वे अपना आकार बदलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं और अपने अंदर खींच लेती हैं। फिर वे लाइसोसोम के उन खतरनाक एंजाइम्स को उस पर डाल देती हैं। और कीटाणु खत्म? बिल्कुल। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में भी कई स्पेशलिस्ट हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट जो कोलेजन बनाते हैं। चोट लगने पर यही घाव को भरते हैं। और एडिपोसाइट्स भी हैं जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करते हैं, यानी हमारे शरीर के एनर्जी बैंक। सच में एक छोटे से माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देने वाली चीज के अंदर इतना बड़ा शेयर बसा है, ये सोचकर ही हैरानी होती है। बिल्कुल। चलिए अब आज के इस मास्टर क्लास के सभी धागों को एक साथ समेटते हैं। अगर कोई इस पूरी जानकारी का निचोड़ निकालना चाहे तो 5 सबसे अहम हाई यील्ड फैक्ट्स क्या होंगे? अगर हम पूरी सेल बायोलॉजी को 5 पॉइंट्स में समेटे तो वो ये होंगे। पहला, डीएनए की मजबूती उसके बॉन्ड्स में है। ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी। दूसरा, हमारा जो टीलोमेयर का सीक्वेंस है वो हमेशा TTAGGG होता है। तीसरा, नर्वस सिस्टम के तनाव के लिए सोडियम भारी मात्रा में बाहर और पोटेशियम अंदर होता है। वो दबी हुई स्प्रिंग। हाँ। चौथा, हमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा 100% अपनी मां से मिलता है। और पांचवा, शरीर की टूट-फूट की मरम्मत फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कोलेजन बनाकर करती हैं। ये बहुत ही क्रिस्प समरी है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इसी तरह अपने आसपास छिपे रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।